Hello, I'm Suleshna Rathi. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the MCQ questions of the carbon and its compound of class 10th. These questions are depend on the new CBSE trend or also on the previous question paper. And your question 1 is the homologous series of alkenes differ from each other by mass of. Options are 12 unit, 14 unit, 16 unit or 2 unit. As you know, homologous series are similar in structure and also similar in the chemical properties. But their boiling point and melting point can be depend on their molecular mass. So they can be differ. But their chemical properties and the chemical structures are the same. And your answer will be 14 unit. How? In homologous series of alkenes, each successive number differs from the previous one by the CH2 group. In CH2 group, there is a carbon or hydrogen. Mass of the carbon is 12 and the mass of the hydrogen is 2. So the total mass is 14. So the answer is 14 unit. Next question is, which of the following has the boiling point? As I tell you earlier, boiling point is depend on the molecular mass. Ethane, propane, butane and methane. These are your options. इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास है वो है ब्यूटेन का. क्यों? क्योंकि इथेन में कितने कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं? 2. प्रोपेन में 3, मीथेन में 1 और ब्यूटेन में 4. तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कार्बन चेन है वो सबसे ज़्यादा लंबी किसकी हुई? हमारे ब्यूटेन की. या सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए वो हमारे किस में हुए? ब्यूटेन में. तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलर मास. सो ब्यूटेन का सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास होएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ब्यूटेन का ही सबसे ज़्यादा होएगा. एंड योर आंसर इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alkenes increases with increase in molecular mass due to stronger Wall forces. Among methane, ethane, propane and butane has the highest molecular mass. Hence, it has the highest boiling point. Next question is, a carbon compound X. कोई कार्बन कंपाउंड है, रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हमारा क्या करता है? प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस. तो हमें ये बताना है कि जो हमारा X है वो क्या होगा. सबसे पहले तो उस X के पास हमारा हाइड्रोजन होना चाहिए और हाइड्रोजन भी ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से उसे छोड़ पाए, या फिर अगर उसके साथ सोडियम मेटल रिएक्ट करे तो उसे छोड़ दे. सो द हमारा जो आंसर होएगा वो होएगा हमारा इथेनॉल. जो इथेनॉल है उसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है? OH ग्रुप, जो कि हमारा क्या होता है? एसिडिक इन नेचर, जो हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देता है. जब हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम रिएक्ट्स विद दैट इथेनॉल तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा सोडियम मेटल से. इथेनॉल कंटेन्स एन OH ग्रुप. द हाइड्रोजन एटम अटैच टू ऑक्सीजन इज स्लाइटली एसिडिक. क्योंकि वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? छोड़ सकता है, रिलीज कर सकता है. सो इट कैन बी रिप्लेस बाय हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड देयर इज अ रिएक्शन. सो हमारा जो X है वो कंटेन करना चाहिए OH ग्रुप और वो हमारा किसके पास होएगा? इथेनॉल के पास. तो आंसर इज इथेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which compound is used in the preparations of soaps? Methanol, ethanol, higher fatty acids और ग्लूकोज. जो सोप्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोडियम like salts of like potassium. So answer will be the higher fatty acids. जो higher fatty acids are used in the preparation of the soap because soaps are the sodium or potassium salts of higher fatty acids. For higher fatty acids क्या होते हैं? fatty acids होते हैं long hydrocarbon chain
of fats and oils which are present in our body or food. सो जो सोप होते हैं हमारे सोडियम और पोटाशियम साल्ट की लॉन्ग चेन होते हैं, जिसमें हमारी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल O, और फिर हमारा आता है साल्ट लाइक सोडियम और पोटाशियम। जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो क्या करती है, ग्रीस और ऑयल को क्या करती है, डिसॉल्व करती है अपने अंदर। और जो हमारा जो आयोनिक पार्ट होता है C डबल O, वो क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। फिर ये दोनों इफेक्टिवली क्या करते हैं, हमारे डर्ट को रिमूव करने में मदद करते हैं। सो जो हमारे सोप्स हैं वो किससे बनते हैं, हायर फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुपेक नेम ऑफ CH3CH2OH। इसमें क्या है, सीधी सी लॉन्ग चेन है, एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम इस फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, नंबर 1 देंगे। तो ये जो कार्बन OH के साथ जुड़ा हुआ है उसको 1, फिर 2 और फिर 3, टोटल कितने हैं 3, तो आ जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जो एल्कोहल जुड़ा है उसके नाम का OL सुफिक्स लग जाएगी। तो आंसर विल बी प्रोपेन 1-OL। Here you can see. Next question is which of the following reactions represents a substitution reactions। आपको पता होना चाहिए कि substitution reactions होती क्या है। Options are reactions of ethene with bromine, combustion of methane, reaction of methane with chlorine in sunlight, reaction of ethanol with ethanoic acids। ऑप्शन ए क्या कह रहा था कि जो रिएक्शन है हमने इथीन की वो किसके साथ करवानी है, ब्रोमाइन के साथ। एज यू नो कि जो हमारा इथीन है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, जिसमें हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जब वो डबल बॉन्ड होते हैं हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और उस एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब कार्बन और दूसरी कार्बन की क्या हो जाती है, वैलेंसी एक एक कम हो जाती है, तो हम उसमें प्रोपिन जोड़ देते हैं। तो these type of reactions are called addition reactions। Option B is the combustion यानी कि combustion reactions, and option C reaction of methane with chlorine in sunlight। सनलाइट क्या करता है, एक तो तोड़ने में मदद करता है। जब हम CH4 की रिएक्शन यानी कि मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएंगे और सनलाइट देंगे, तो हमारा जो CH4 है उसमें से एक हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो जाएगा, और जो हमारा क्लोरीन है उसमें से जो क्लोरीन है वो उस C के साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी कम हो चुकी है। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3 and Cl। हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली, Cl। These type of reactions are called substitution reactions। Option D is reaction of ethanol with ethanoic acid। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। हमारी जब इथेनॉल की या फिर एक अल्कोहल की एसिटिक एसिड्स के साथ रिएक्शंस होती है, तो हमारा क्या होता है, एक एस्टर बनता है, और इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शंस। जब हमारा इथेनॉल लाइक C2H5OH रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ यानी कि एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH, तो वो बनाता है एक एस्टर। एस्टर को हम कैसे पहचानते हैं, एस्टर के अंदर 2 हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं और बीच में हमेशा C-O ग्रुप होता है। सो CH3COOC2H5 ये हमारा क्या बन गया, एक एस्टर बन गया, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। So the answer is C। Substitution reactions are shown by the alkenes, where one atom is replaced by another. That's why option C is correct. Next question is, in the soap molecule the hydrophobic end is hydrophobic friend। जब let me explain it to you।
इन सोप मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन चेन, एक होती है हाइड्रोकार्बन चेन, is hydrophobic because it's a non-polar and does not dissolve in water. The question is, in the soap molecule, the hydrophobic end is hydrocarbon chain is the answer. एक होती है हमारी टेल और एक होता है हमारा हेड. जब हमारा मिशेल बनता है, जब हमारा सोप हम यूज़ करते हैं तो मिशेल की फॉर्म में वो क्या करता है, काम करता है. जब हमारा सोप है हम यूज़ करते हैं तो कैसे काम करता है, वो मिशेल्स फॉर्म कर देता है, जिसमें हमारा एक होता है टेल और एक पोर्शन होता है हमारा आयोनिक एंड. जो हमारी चेन होती है हाइड्रोकार्बन चेन, वो बिहेव एज द हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मीन्स इट जो पानी से क्या करती है, डरती है या फिर दूर रहती है. जो क्या करती है, ऑयल और डर्ट को पसंद करती है. तो ऑयल और डर्ट को वो अपने अंदर ग्रैब कर लेती है, लेकिन वो वाटर से क्या करती है, दूर रहती है. सो हाइड्रोफोबिक एंड इज हाइड्रोकार्बन चेन. In soap molecule, the hydrocarbon chain is hydrophobic because it is a non-polar, does not dissolve in water. This end attached to oily dirt and helping in cleaning actions. Next question is, the black substance formed on heating sugar strongly is carbon monoxide, carbon dioxide, carbon or charcoal. The answer is C. On strong heating, sugar decomposes and loses hydrogen and oxygen in the form of water vapor. The black, जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होना है, वाटर वेपर्स के थ्रू या वाटर वेपर्स की फॉर्म में जब निकल जाता है, जो वेस्ट पार्ट या जो बच जाता है वो क्या हो जाता है हमारा, कार्बन. सो आंसर इज कार्बन. जो ब्लैक सब्सटेंस हमारा बच जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो कैटेनेशंस. कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं वो खुद के साथ ही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और एक लंबी चेन फॉर्म कर सकते हैं. तो इसमें कह रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी कौन शो नहीं करता इनमें से. सो आंसर विल बी ऑक्सीजन. क्यों, जो कार्बन है वो कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है और वो बहुत लंबी चेन क्या करता है, फॉर्म कर लेता है. सिलिकॉन भी कर सकता है, सल्फर भी कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं कर सकता. सो ऑप्शन सी इज ठीक, correct. So catenation is the ability of an element to form bonds with atoms of the same element, making long chains and rings. The oxygen does not show because the oxygen bond is weak due to its small size. जैसे small size होता है, repulsion ज़्यादा होता है उनके अंदर, so it cannot form a long stable chain. वैसे O2 एक कंपाउंड है जिसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब O एक O दो O से जुड़ता है तो वो फिर क्या हो जाता है, स्लाइटली हमारा जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. फिर और ज़्यादा ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ने बहुत मुश्किल हो जाते हैं या फिर अनस्टेबल होते हैं. सो द आंसर इज सी, ऑक्सीजन. Next question is, the cleaning action of soap is due to the formation of the micelles. In cleaning action of the soap is due to the formation of micelles. In water, soap molecules arrange themselves in such a way their hydrophobic part is hydrocarbon chains are directed towards the ऑयल डर्ट. क्या करता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर को नहीं पसंद करता, वो ऑयल के साथ क्या कर जाता है, डायरेक्टली अटैच हो जाता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, उसको अपने अंदर जोड़ लेता है, फंसा लेता है. दिस एंड वाइल द जो हाइड्रोफिलिक आयनिक एंड जो क्या करता है, वाटर को पसंद करता है. जो आयनिक एंड होता है, जैसे कि हमारा ये हमारा आयनिक एंड है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है. ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये जो आयनिक एंड बोलते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा साल्ट, लाइक पोटाशियम एंड सोडियम, जैसे Na नेगेटिव, लाइक दिस.
जो हमारा हाइड्रोफिलिक आयनिक एंड होता है वो क्या करता है, वाटर में रह जाता है. दिस अरेंजमेंट फॉर्म मिसेल्स विच ट्रैप द डर्ट इन द सेंटर. और फिर क्या करते हैं हम, वॉश के साथ उसको रिमूव कर सकते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपाउंड गिव्स brisk efflorescence with sodium bicarbonate. Options are ethanol, ethene, ethanoic acid and methane. And the answer is sodium. विद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन देगा, हमारा इथेनोइक एसिड CH3COOH. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब it means the rapid formation of bubbles in a liquid due to the fast release of the gas. जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर से जब गैस रिलीज होती है तो वो जो लिक्विड में बबल्स 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 बहुत रैपिडली बहुत स्ट्रोंगली क्या करती है, फॉर्म करती है. तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफ्रेंसेंस. सो द आंसर विल बी इथेनोइक एसिड. Next question is why are the detergents more effective than soaps in hard water? Oh, these are the options. They form scum, they do not react with calcium and magnesium ions, they are cheaper, they are acidic. And the answer is B, which is they do not react with calcium and magnesium ions. जब हमारा सोप होता है, जब हम सोप यूज़ करते हैं तो वो क्या कर देता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके फिर वो स्कम नहीं बना पाता. तो वो बना नहीं पाता तो फिर वो हमारा जो कपड़ा है, फिर वो ऑयल है, डर्ट है, उसको अच्छे से नहीं निकाल पाता. सो हम किसका यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स का. एज वी नो हार्ड वाटर हैज स्पेशल मिनरल्स इन इट called calcium and the magnesium. What happens with soap? Soaps react with these minerals. It forms a sticky white substance called scum. Because of these, less foam is formed. जब हम सोप का यूज़ करते हैं तो वो स्कम नहीं बना पाता, स्कम बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर वो फोम नहीं बना पाता. ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे हार्ड वाटर होता है उसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम. जो हमारा सोप होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर देता है. रिएक्ट करने के बाद एक स्कम बनता है. स्कम बनने की वजह से उसके अंदर जो झाग है वही नहीं बन पाते, और झाग नहीं बन पाते तो वो उस ऑयल और डर्ट को साफ नहीं कर पाता. जो हमारा क्लोथ्स आर नॉट क्लीन प्रॉपरली. लिक्विड डिटर्जेंट के साथ क्या होता है, डिटर्जेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम. नो स्कम इज फॉर्म्ड, दे मेक गुड फॉर्म, क्लोथ्स गेट क्लीन इजीली. And the next question is which of the following is an example of ester? As I told you earlier, ester में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, COO carboxyl group. So option C is correct. Ester are a special group of organic compounds that usually have a pleasant fruity smell. That's why esters are often used in perfumes. An ester is formed when an acid reacts with alcohol. मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा जब अल्कोहल और क्या होता है, जब इथेनोइक एसिड्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमेशा क्या फॉर्म होता है, एस्ट. उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रीफिकेशन. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी, CH3COOCH3. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल एथोनेट विच इज एन एस्टर. Your next question is the product formed when ethanol is oxidized using acidified potassium dichromate is acidified potassium chloride dichromate. फॉर्मूला क्या होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट का, K2Cr2O7.
और एसिडिफाइड का मतलब है कि उसके साथ ऑलरेडी तो कौन जुड़ा हुआ है, एसिड, यानी कि हमारा जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो एसिड के साथ मिलाया गया है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज्ड करा गया इन द प्रेजेंस ऑफ दैट कंपाउंड एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। सो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होएगा, इथेनोइक एसिड, इथेन, इथेनॉल ओनली। So your answer is when ethanol is oxidized using that compound, it gets converted into ethanoic acid. Ethanol is an alcohol. Acidified potassium trichromate is strongly oxidizing agent. बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्या करता है, इजीली ऑक्सीजन को ऐड कर देता है. It adds oxygen to the ethanol. First ethanol changes into ethanol changes into ethanol, एंड देन फिर से हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में. लाइक CH3CH2OH हमने ले लिया इथेनॉल, ऑक्सीडेशन करवा दिया, ऑक्सीजन उसको दे दिया, ठीक है. तो जो CH3 है, CHO, सबसे पहले क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा. फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर से ऑक्सीडेशन करवा दिया तो वो जो ऑक्सीजन हमारा एक बच गया था, जिसकी वैलेंसी अभी कम है, अधूरी है, या फिर एक वैलेंसी कम हो चुकी है, तो उसके साथ वो ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा और हमारा क्या बना देगा, इथेनोइक एसिड. अंडरस्टैंड. एंड एज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो सीरीज़ है इसमें हम केस स्टडी भी करेंगे, जो नॉर्मली अभी जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे CBSE में उस टाइप से. जो हमारी फर्स्ट केस स्टडी है वो क्या कह रही है, स्टूडेंट्स ऐड इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हीट्स द मिक्सचर. सबसे पहले क्या करा, इथेनॉल को ऐड कराया गया इथेनोइक एसिड में, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. फिर उसको क्या करा गया, पूरे मिक्सचर को हीट कर दिया गया, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस क्या करा गया, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया. वो बता रहा है आपको डायरेक्टली कि एक अच्छा सा खुशबूदार प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. दिस रिएक्शन अबोव इज कॉल्ड. सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो ये रिएक्शन है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे. अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारा अल्कोहल इथेनोइक एसिड यानी कि ओइक एसिड्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, एस्टर. और इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन. सो योर आंसर विल बी सी. इसी में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज बी. सेकेंड जो केस स्टडी है वो क्या कह रही है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हेल्प इन क्लीनिंग ऑयल or cleaning oily clothes. Soaps molecules have two different ends as we know, hydrophobic and hydrophilic. One end attracts water जो hydrophilic होता है, while the other end attracts oil and grease जो hydrophobic होता है. The oil attracting end of soap is called hydrophobic. क्या करता है, जो हमारे ऑयल को अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब वो वाटर को पसंद नहीं करता, और वाटर को पसंद नहीं करता तो हाइड्रोफोबिक है. और इसी पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द क्लस्टर फॉर्म्ड बाय सोप मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग क्लीनिंग इज नोन एज मिसेल. जो वो एक तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें बीच में वो हमारा डर्ट और ऑयल को ट्रैप करता है, और ऐसे टेल करके फिर बाहर क्या होती है, हमारा आयनिक एंड होता है. तो उस टाइप की स्ट्रक्चर जो हमने पहले देखी थी उसको क्या बोलते हैं, मिसेल. एंड द नेक्स्ट इज हार्ड वाटर contains calcium and magnesium जो हमने देखा. when soap is in hard water a white curdy substance is formed, उसको हम क्या बोलते थे, स्कम. हमने क्या देखा था कि जो सोप है वो जो प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में, कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट कर देता है, रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, स्कम, जो उसको एक्चुअली फोम झाग बनाने से रोकता है. तो जो
वो वाइट कर्डी सा सब्सटेंस बन जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने से। वो क्या होता है? स्कम। इसी पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, डिटर्जेंट्स आर मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म स्कम। अगर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं तो वो स्कम भी नहीं बनाएंगे। तो हमारा डिटर्जेंट इजीली क्या करता है, हार्ड वाटर में धो देता है, क्लीन कर देता है। एंड द लास्ट केस स्टडी इज ड्यूरिंग combustion carbon compounds release a large amount of energy but incomplete combustion produce a poisonous gas। क्या कहना चाह रहा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है अगर उनका कंप्लीट कंबशन हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन अगर उनका जो कंबशन है वो कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट रह जाता है, थोड़ा बहुत होता है, तो एक पॉइजनस गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो उस पॉइजनस गैस का क्या नाम है? आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। थैंक यू एंड बाय।